सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज के इस ई व्याख्यान में हम मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल कालीन भू राजस्व व्यवस्था अथवा मुगलों की वित्त अथवा लगान की व्यवस्था किस तरीके की थी, हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे इस ई कंटेंट में। मुगल बादशाहों की आय के मुख्य साधन युद्ध में लूटी गई संपत्ति का 5वां भाग, व्यापारिक कर, टकसाल, अधीनस्थ राजाओं एवं मनसबदारों से समय समय पर प्राप्त होने वाले उपहार, लावारिस संपत्ति, नमक कर, राज्य के द्वारा चलाए जाने वाले उद्योगों से आय और लगान अथवा भूमि कर था। स्थानीय कर विभिन्न प्रकार के थे जिनको अववाब पुकारते थे और स्थानीय शासन की आय का साधन थे। बाबर और हुमायूं ने हिंदुओं से जजिया और मुसलमानों से ज़कात नामक धार्मिक कर ली। अकबर ने इन्हें समाप्त किया। औरंगजेब के समय में ये धार्मिक कर पुनः लगाए गए और इसके पश्चात सैयद भाइयों के प्रभुत्व के समय को छोड़कर अधिकांश मुगल बादशाहों ने इन करों को लेने का प्रयत्न किया। बादशाह के व्यय के मुख्य साधन सेना, महल, हरम और बादशाह की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति तथा शासन का व्यय मुख्य प्रकार से थे। और आय के साधनों में लगान अथवा भूमि कर सबसे प्रमुख था। अर्थात मुगल बादशाह को जो है सबसे अधिक आय अथवा इनकम जो है वो भूमि कर से थी। जमीन के उत्पादन से जो टैक्स लेते थे वो आय का सबसे मुख्य साधन था मुगल काल में। राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन भूमि कर ही था। बाबर के समय में संपूर्ण भूमि को जागीरों में बांट दिया गया। हुमायूं ने अपने समय में भूमि सुधार के लिए कोई कार्य नहीं किया। शेर शाह ने अपने समय में एक सुव्यवस्थित लगान व्यवस्था का प्रबंध किया, परंतु वह व्यवस्था इस्लाम शाह की मृत्यु के पश्चात नष्ट हो गई। और जब हुमायूं ने दिल्ली के साम्राज्य को दोबारा प्राप्त किया तो उसने परंपरागत जागीरदारी व्यवस्था को पुनः स्थापित किया। अकबर प्रथम मुगल बादशाह था जिसने लगान व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया और मध्य युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया। उसने विभिन्न लगान अधिकारियों तथा अर्थ मंत्रियों की नियुक्ति करके विभिन्न अन्वेषण किए। अंत में उसने टोडरमल की सहायता से जिस लगान व्यवस्था को स्थापित किया उसे 10 साला प्रबंध अथवा जाब्ता पुकारा गया और वह मुगल लगान व्यवस्था का मूल आधार बनी तथा सफल हुई। (1580) में 10 साला प्रबंध को आरंभ किया और उसे लगान व्यवस्था का स्थायी रूप दिया गया। उस समय राजा टोडरमल अर्थमंत्री था और उसका मुख्य सहायक ख्वाजा शाह मंसूर था। इस 10 साला प्रबंध के विषय में इतिहासकारों ने विभिन्न मत प्रकट किए हैं, परंतु साधारणतया इस व्यवस्था की मूल बातों के बारे में सहमत होना संभव है, जो कि
हम आगे बात करते हैं। इस व्यवस्था में भूमि की नाप अभी तक रस्सी से की जाती थी, जो मौसम के प्रभाव से बढ़ या घट सकती थी। अब रस्सी का प्रयोग समाप्त करके उसके स्थान पर बांस की जरीब का प्रयोग शुरू हुआ, जिसके टुकड़े लोहे की पत्तियों से जुड़े होते थे। तो इस तरीके की व्यवस्था करी दहसाला प्रबंध में। दूसरा जो मुख्य बिंदु आता है इसमें वह है कि क्षेत्रफल की इकाई बीघा मानी गई, जो 60 बाई 60 अर्थात 3600 वर्ग गज होता था। अर्थात एक बीघा जो है 3600 वर्ग गज का होता था 60 बाई 60 के हिसाब से। आरंभ में नापने के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग होता था, परंतु 1586-87 ईस्वी से गज इलाही का प्रयोग आरंभ किया गया। अगला जो मुख्य बिंदु आता है दहसाला प्रबंध का वह है कि कृषि योग्य भूमि को 4 भागों में बांटा गया। पोलज भूमि, जो कि सबसे श्रेष्ठ भूमि थी, जिस पर प्रत्येक वर्ष खेती होती थी। कौन सी भूमि थी वो? पोलज भूमि। दूसरी है पर्वतीय भूमि, जिसे अपनी उत्पादन शक्ति को पुनः संचित करने के लिए 1 या 2 वर्ष के लिए खाली छोड़ दिया जाता था। इस भूमि को किस नाम से पुकारते थे? पर्वतीय भूमि। परत जिसको बोलते हैं, जिस पर किसी प्रकार का हम उत्पादन नहीं करते कुछ समय के लिए, इस प्रकार की भूमि को पर्वतीय भूमि के नाम से जाना जाता था। तीसरा जो प्रकार है वह है छच्छर भूमि। इस प्रकार की भूमि जिस पर 3 या 4 वर्ष खेती नहीं की जाती थी, उसको छच्छर भूमि के नाम से पुकारा जाता था। तथा चौथा जो प्रकार है कृषि योग्य भूमि का वह है बंजर भूमि, जिस पर 5 या उससे भी अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जाती थी। इसके अतिरिक्त पहली 3 प्रकार की भूमि को पैदावार के आधार पर पुनः 3 श्रेणियों में बांटा गया था मुगलकालीन राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। प्रत्येक प्रकार की भूमि को पिछले 10 वर्षों की पैदावार का पता लगाकर उस भूमि की औसत पैदावार का पता लगाया जाता था और उस औसत पैदावार को लगान निश्चित करने का आधार मानकर अगले 10 वर्षों के लिए किसानों से लगान निश्चित कर दिया जाता था। अर्थात पिछले 10 वर्षों की पैदावार के आधार पर उसका एवरेज निकालकर अथवा औसत पैदावार निकालकर आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स 10 वर्षों का जो है कर जो है भूमि का वो निश्चित किया जाता था। इस प्रकार की व्यवस्था थी दहसाला प्रबंध में। अगला जो मुख्य बिंदु है इस व्यवस्था का वो है राज्य का हिस्सा अथवा लगान पैदावार का 1/3 भाग होता था। किसानों से लगान सिक्कों के रूप में लिया जाता था और इसके लिए अलग अलग क्षेत्रों में गल्ले की अलग अलग कीमतें निश्चित की जाती थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि इस कार्य के लिए संपूर्ण राज्य को दस्तूरों अर्थात आर्थिक इकाइयां जो कि शासन प्रबंध की इकाई से पृथक थी, तो संपूर्ण राज्य को दस्तूरों में बांटा गया था। प्रत्येक दस्तूर में पिछले 10 वर्षों की कीमतों का पता लगाकर प्रत्येक गल्ले की औसत कीमत निकाली जाती थी और वह औसत कीमत उस गल्ले की उस दस्तूर में, दस्तूर का मतलब है आर्थिक इकाइयां जो कि शासन प्रबंध की इकाई से पृथक थी, उनको दस्तूर के नाम से पुकारा जाता था। अगले 10 वर्षों के लिए मान्य कीमत थी, जिसके आधार पर किसान अपना लगान सिक्कों के रूप में राज्य को देता था। अगला जो इसका मुख्य बिंदु है दहसाला व्यवस्था का वो है कि सरकारी कर्मचारी भूमि की किस्म, उसका क्षेत्रफल, क्या गल्ला पैदा किया गया, कितनी पैदावार हुई, गल्ले की क्या कीमतें रही आदि का हिसाब तो प्रत्येक वर्ष तैयार करते थे, क्योंकि उसी के आधार पर भविष्य का लगान प्रबंध
निर्भर करता था। परंतु अब किसानों से प्रत्येक वर्ष लगान निश्चित करने और प्रत्येक वर्ष गल्ले की कीमतें निश्चित करने की आवश्यकता नहीं रही। सीधे ही जो है आने वाले 10 वर्षों का लगान निश्चित कर दिया गया। जागीरदारी भूमि इस व्यवस्था के अंतर्गत सम्मिलित की गई थी। जो भूमि जागीरों के रूप में दी गई थी उसके लगान व्यवस्था का प्रबंध भी केंद्रीय अधिकारी करते थे। लगान के लिए किसानों को पट्टे दिए जाते थे, जिसमें उनकी भूमि का विवरण, जिसमें कि उसकी किस्म, उस भूमि का क्षेत्रफल आदि होता था और उन्हें कितना लगान देना है यह भी लिखा होता था। किसानों से उनकी स्वीकृति या कबूलियत जो है वह भी ली जाती थी। किसानों को भूमि में सुधार करने हेतु प्रोत्साहन दिया जाता था। समय समय पर उन्हें सहायता दी जाती थी और आपत्ति काल में लगान को कम अथवा माफ भी कर दिया जाता था। नेक्स्ट जो बिंदु है, 10 साला प्रबंध संपूर्ण राज्य में लागू नहीं किया गया था, बल्कि लगान को निश्चित करने के लिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रणालियों का प्रयोग किया गया था। गल्ला बख्शी अथवा बटाई, फसल का किसान और राज्य में बंटवारा करना, उसको कहते हैं बटाई। तो गल्ला बख्शी अथवा कटाई का तरीका सिंध और काबुल के भागों तथा कंधार और कश्मीर में लागू था। तो उपयुक्त आधारों के बारे में, जिसके बारे में हमने 10 साला व्यवस्था के बारे में बात करी, उसमें अकबर की लगान व्यवस्था ही निश्चित की गई थी अकबर के द्वारा। परंतु अकबर की 10 साला व्यवस्था के बारे में इतिहासकार जो हैं वह एक मत नहीं है। जैसे कि मोरलैंड ने 10 वर्ष की औसत पैदावार का कोई जिक्र नहीं किया है, वह केवल औसत कीमत का जिक्र करता है, जिसके आधार पर किसान सिक्कों के रूप में लगान जमा करते थे। V.A. स्मिथ ने भी औसत पैदावार का जिक्र किया है, जिसके आधार पर किसानों से अगले 10 वर्षों के लिए लगान निश्चित किया गया था, परंतु उसने औसत कीमत का कोई जिक्र नहीं किया है। अकबर की ये जो लगान व्यवस्था थी 10 साला, उसमें मुख्यतया 2 दोष बताए जाते हैं। पहला कि लगान कर्मचारी भ्रष्ट थे और अकबर उनके अत्याचारों से किसानों को बचाने में समर्थ नहीं था। दूसरा जो है वह है इस भू प्रबंध व्यवस्था का कि किसानों से लगान अधिक मात्रा में लिया गया था, परंतु इन दोनों को स्वीकार नहीं किया जा सकता। अकबर की व्यवस्था में किसानों से राज्य का प्रत्यक्ष संपर्क था। यहाँ तक कि जमींदारों की भूमि की देखभाल भी शाही कर्मचारियों के हाथों में थी। इससे जागीरदार अथवा जमींदार से जमींदार जैसे शोषण करने वाले वर्ग अकबर के समय में नहीं थे। इस कारण अकबर की लगान व्यवस्था पूर्णतया सफल रही। इससे किसान संपन्न हुए, कृषि में उन्नति हुई और व्यापार तथा उद्योग पनप सके। इससे राज्य को भी लाभ हुआ और निरंतर युद्धों में लगे रहते हुए भी अकबर का खजाना धन से परिपूर्ण रहा। इतिहासकार लेन पूल ने लिखा है कि मध्य युग के इतिहास में आज तक किसी व्यक्ति का नाम इतना ख्यातिपूर्ण नहीं माना गया है जितना कि टोडरमल का था। इसका कारण यह है कि अकबर के सुधारों में से कोई भी सुधार इतनी अधिक मात्रा में प्रजा के हितों की पूर्ति करने वाला नहीं था जितनी इस महान अर्थशास्त्री द्वारा की गई लगान की पुनर्व्यवस्था थी। जहांगीर के समय में लगान व्यवस्था का मूल स्वरूप अकबर के समय की भांति ही रहा, परंतु उसका प्रबंध कमजोर पड़ गया था, शिथिल पड़ गया था। जहांगीर के समय में जागीरदारों के अधिकारों में वृद्धि हो गई, किसानों की स्थिति खराब हुई तथा राज्य की आय में कमी हुई। शाहजहां के समय में इस व्यवस्था में अधिक गिरावट आई।
डॉक्टर सक्सेना के अनुसार राज्य की 70% भूमि जागीरदारों को दे दी गई और राज्य का संपर्क जागीरदारी भूमि के किसानों से न रहा। शाहजहां ने किसानों के कर भार में वृद्धि की। उसके समय में लगान पैदावार का 33% से 50% था, अर्थात बहुत से स्थानों पर पैदावार का आधा भाग लगान के रूप में लिया जाने लगा था। इसके अतिरिक्त किसानों को अपनी संपूर्ण भूमि पर लगान देना पड़ता था, चाहे वे उस भूमि पर खेती कर रहे हों अथवा नहीं, लेकिन फिर भी उनको जो है लगान देना पड़ता था। शाहजहां के समय में लगान वसूल करने के लिए भूमि को ठेकेदारों को दिया जाना भी आरंभ हुआ। इससे शासन के व्यय में तो कमी हुई, परंतु ठेकेदार किसानों से अधिक लगान एकत्रित करने का प्रयत्न करते थे, जिससे किसानों की स्थिति खराब होना स्वाभाविक था। निसंदेह शाहजहां परिश्रमी था और स्वयं लगान व्यवस्था की देखभाल करता था, परंतु उपयुक्त परिस्थितियों में किसानों की स्थिति अच्छी नहीं हो सकती थी, इसमें संदेह नहीं किया जा सकता। औरंगजेब के समय में लगान व्यवस्था में न केवल वे समस्त दोष रहे जो शाहजहां के समय में उत्पन्न हुए थे, बल्कि राज्य की आर्थिक कठिनाइयों के कारण किसानों पर अधिक दबाव डाला गया औरंगजेब के कार्यकाल में। जागीरदारी व्यवस्था में ठेके पर भूमि का दिया जाना 2/3 से लेकर 1/2 तक और आवश्यक होने पर उससे भी अधिक मात्रा में लगान कर लिया जाना, संपूर्ण भूमि से लगान लिया जाना, चाहे उस पर खेती की गई हो अथवा नहीं, आदि सभी पूर्ववत रहे। औरंगजेब के समय में किसानों से लगान वसूल करने के लिए कठोरता भी की गई, जिससे किसानों की स्थिति अत्यंत खराब होती चली गई। उत्तरकालीन मुगल बादशाहों के समय में तो यह व्यवस्था पूर्णतया समाप्त हो गई और भूमि को ठेकेदारों को देने के अतिरिक्त और कोई कार्य शेष नहीं रहा था। राज्य इन ठेकेदारों से, जो अधिकांशतः पैतृक भी बन गए थे, अधिक से अधिक धन मांगता था और ये ठेकेदार किसानों से अधिक धन वसूल करते थे। इससे किसानों की स्थिति अत्यधिक खराब हो गई और राज्य का आर्थिक ढांचा जो है नष्ट हो गया। उत्तरकालीन मुगल बादशाह न तो कभी अपनी सेना को ठीक से वेतन दे सके, न ही शासन को ठीक कर सके और न अपने किसानों की स्थिति को ठीक करके उनकी वफादारी ही प्राप्त कर सके। तो इस प्रकार से आज के इस ई व्याख्यान में हमने अकबर की 10 साला व्यवस्था के बारे में देखा, जो कि उसका जो मंत्री हैं टोडरमल के द्वारा जो है यह आरंभ की गई थी। उसके बाद में हमने जहांगीर के समय में जिस प्रकार की लगान व्यवस्था थी उसके बारे में अध्ययन किया। शाहजहां के समय में और औरंगजेब के समय में तथा इनके बाद के जो उत्तरकालीन मुगल बादशाह थे उनके बारे में हमने अध्ययन किया कि उस समय में, उस काल में किस तरीके से जो है भूमि से लगान लिया जाता था, कितनी मात्रा में लिया जाता था, कृषि की उपज का कितना हिस्सा जो है जमींदारों द्वारा, ठेकेदारों द्वारा अथवा शासक के द्वारा जो है किसानों से लिया जाता था। अलग अलग समय में, अलग अलग मुगल बादशाहों के समय में इस व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहा। धन्यवाद।